आधुनिक एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की दुनिया में जहां माइक्रो सर्विसेज और क्लाउड नेटिव एप्लीकेशंस का बोलबाला है, एक डेवलपर का टूल बॉक्स मतलब वो सिर्फ एक साधारण एडिटर नहीं होता। बिल्कुल नहीं। हाँ, ये वो जगह है जहां एक डेवलपर अपनी जिंदगी का सबसे ज्यादा समय बिताता है। इस विस्तृत चर्चा में आज हम एक बहुत ही क्लासिक लेकिन हमेशा प्रासंगिक रहने वाले डिबेट पर बात कर रहे हैं। जावा आईडीई टाइटन्स। एग्जैक्टली, जावा आईडीई टाइटन्स कंपेयरिंग इंटेलीजे, आइडिया एंड इक्लिप्स। इस तकनीकी रिपोर्ट के आधार पर हम ये डिकोड करेंगे कि जब बात एंटरप्राइज स्केल की आती है तो इन दोनों दिग्गजों में से कौन सा टूल असल में डिलीवर करता है। मुझे लगता है हाँ, यहाँ उद्देश्य सिर्फ फीचर्स की कोई चेकलिस्ट पढ़ना नहीं है। असल मकसद ये समझना है कि जब एक टीम में मान लीजिए 50 या 100 डेवलपर्स एक साथ एक जटिल कोड बेस पर काम कर रहे हों, तो ये आईडीई, प्रोडक्टिविटी, डिप्लॉयमेंट साइकिल और ओवरऑल कोड क्वालिटी को किस तरह से प्रभावित करते हैं। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। आखिर एक साधारण टेक्स्ट एडिटर और एक एंटरप्राइज ग्रेड आईडीई के बीच की बहस इतनी क्रिटिकल क्यों है? ये बहस इसलिए क्रिटिकल है क्योंकि एक आईडीई यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का चुनाव अब सिर्फ एक डेवलपर की पसंद का मामला नहीं रह गया है। सही बात है। देखिए, मैं तो कहूंगा कि ये सीधे तौर पर एंटरप्राइज आर्किटेक्चर और बिजनेस बॉटम लाइन से जुड़ा हुआ है। ज्ञान केवल तभी मूल्यवान होता है जब उसके पीछे का क्यों समझा जाए। जरा सोचिए, जब लाखों लाइनों का कोड प्रोसेस हो रहा हो, CI/CD पाइपलाइन इंटीग्रेट करनी हो और हर मिनट की कीमत डॉलर में आकी जा रही हो, तब एक टूल जो टीम की स्पीड बढ़ा दे वो एक बहुत बड़ा एसेट बन जाता है। बिल्कुल। इसके विपरीत अगर टूल सही नहीं है तो डेवलपर्स अपना आधा समय सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन और एनवायरनमेंट सेट करने में ही बर्बाद कर देते हैं। ये रिपोर्ट बिल्कुल इसी बात पे फोकस करती है कि स्केल करने पर कौन सा टूल कैसा बर्ताव करता है। सही कहा। तो चलिए सबसे पहले इनके बुनियादी आर्किटेक्चर और परफॉर्मेंस की बात करते हैं। इस रिपोर्ट में ना एक बहुत ही दिलचस्प एनालॉजी दी गई है। कल्पना की जा सकती है कि इंटेलीजे एक बहुत ही प्रीमियम, पूरी तरह से फर्निश किया गया स्मार्ट होम है। स्मार्ट होम, हाँ। इसका आर्किटेक्चर बहुत ही मॉड्यूलर और एर्गोनॉमिक है। ये सीधे इंटेलीजे प्लेटफॉर्म के कोर से जुड़ा हुआ है। सब कुछ आउट ऑफ द बॉक्स काम करता है। दूसरी तरफ एक्लिप्स एक बहुत बड़े ओपन सोर्स मैदान की तरह है। एग्जैक्टली, जिसका पूरा आधार ये इसका प्लग इन सिस्टम है। ये डेवलपर्स को आज़ादी देता है कि वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपना खुद का एनवायरनमेंट बिल्ड करें। दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं, लेकिन इसका सीधा असर इनके स्टार्टअप टाइम और इंडेक्सिंग पर पड़ता है। रिपोर्ट के मुताबिक इंटेलीजे का स्टार्टअप और बैकग्राउंड इंडेक्सिंग बहुत फास्ट है। स्मार्ट कैशिंग की वजह से ये लार्ज कोड बेस को तुरंत समझ लेता है। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि इस स्मार्ट कैशिंग और फास्ट इंडेक्सिंग की एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। और वो कीमत क्या है? वो है सिस्टम की मेमोरी यानी रैम की खपत। देखिए, इंटेलीजे बैकग्राउंड में लगातार एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री जनरेट करता रहता है, AST। हाँ, डिपेंडेंसीज मैप करता रहता है ताकि जैसे ही कोड टाइप किया जाए वो तुरंत ऑटो कंप्लीट और एनालिसिस दे सके। लेकिन ये सब करने के लिए ये सिस्टम रिसोर्सेज को पूरी तरह से सोख लेता है। ये एक हैवीवेट टूल है जो मानकर चलता है कि मशीन के पास पर्याप्त पावर है। लेकिन एक मिनट, चलिए यहाँ डेविल्स एडवोकेट बनते हैं। ये मानना कि हर डेवलपर के पास अनलिमिटेड रैम है थोड़ा अवास्तविक लगता है ना? बिल्कुल अवास्तविक है। अगर हम किसी ऐसे स्टार्टअप की बात करें जो क्लाउड वर्चुअल मशीन्स पर डेवलपमेंट कर रहा है, जहां हर एक्स्ट्रा गीगाबाइट रैम की एक कॉस्ट होती है, या फिर डेवलपर्स एक साथ डॉकर कंटेनर्स, लोकल डेटाबेस और ब्राउजर में 50 टैब्स खोलकर बैठे हैं, जो कि बहुत आम बात है। हाँ, ऐसे में तो इंटेलीजे का ये स्मार्ट फीचर सिस्टम को पूरी तरह से चोक कर सकता है। क्या ऐसी स्थिति में इक्लिप्स का लाइटवेट आर्किटेक्चर एक बड़ा एडवांटेज नहीं बन जाता? बिल्कुल, और यही इक्लिप्स का सबसे मजबूत पक्ष है। रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया गया है कि सीमित संसाधनों वाले सिस्टम पर इक्लिप्स असाधारण रूप से अच्छा काम करता है। क्योंकि इसका आर्किटेक्चर आलसी लोडिंग मतलब लेजी लोडिंग और प्लग एंड बेस मॉडल पर निर्भर करता है। ये केवल उन्हीं चीजों को मेमोरी में लोड करता है जिनकी उस वक्त जरूरत होती है। स्मार्ट अप्रोच है। होने में थोड़ा समय लग सकता है। हम सब टेक इंडस्ट्री का वो पुराना मजाक जानते हैं कि जब तक इक्लिप्स कोड को इंडेक्स या कंपाइल करता है तब तक डेवलपर को कॉफी पीने का बहाना मिल जाता है। हाँ, वो जोक बहुत मशहूर है। लेकिन सीरियसली जब बजट और हार्डवेयर की सीमाएं हो तो ये एक प्रैक्टिकल चॉइस है। लेकिन मेमोरी की इस खपत का असली टेस्ट तब होता है जब लाखों लाइनों का कोड मॉडिफाई करना हो।
यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है जब हम रिफैक्टरिंग की बात करते हैं। रिफैक्टरिंग, हाँ। मान लीजिए एक मोनोलिथ आर्किटेक्चर है और किसी कोर क्लास या इंटरफेस का नाम बदलना है जिस पर सैकड़ों दूसरी क्लासेस निर्भर हैं। रिपोर्ट में इंटेलिजे के स्मार्ट कोड एनालिसिस की बहुत तारीफ की गई है। और मैं कहूंगा कि वो तारीफ जायज भी है। जब एंटरप्राइज लेवल पर रिफैक्टरिंग होती है तो सबसे बड़ा डर ये होता है कि कहीं कोई ब्लास्ट रेडियस ना बन जाए। मतलब एक जगह बदलाव करने से 10 दूसरी जगह कोड ब्रेक ना हो जाए। एग्जैक्टली। इंटेलिजेंस सिर्फ टेक्स्ट सर्च नहीं करता, ये कोड के कॉन्टेक्स्ट को समझता है। ये XML फाइल्स, स्ट्रिंग लिटरल्स और यहाँ तक कि प्रॉपर्टी फाइल्स में भी उस क्लास के रेफरेंस ढूंढ लेता है और उन्हें सुरक्षित तरीके से अपडेट करता है। ये रिफैक्टरिंग को पूरी तरह से एरर फ्री बनाने की कोशिश करता है। तो फिर इस मामले में इक्लिप्स कहाँ खड़ा है? क्योंकि जहां तक मुझे याद है इक्लिप्स में भी रिफैक्टरिंग के बहुत सारे टूल्स हमेशा से मौजूद रहे हैं। बिल्कुल मौजूद हैं, लेकिन जब कोड बेस बहुत विशाल हो जाता है तब इक्लिप्स के रिफैक्टरिंग इंजन कभी-कभी थोड़ा मैनुअल ओवरहेड मांगता है। अच्छा। रिपोर्ट के विश्लेषण से ये बात निकल कर आती है कि इक्लिप्स में डेवलपर्स को थोड़ा ज्यादा सतर्क रहना पड़ता है। ये टूल्स तो देता है, लेकिन बहुत जटिल डिपेंडेंसीज के मामले में कभी-कभी ये कुछ एज केसेस को मिस कर सकता है। इसका मतलब है कि डेवलपर को खुद मैनुअल चेक्स ज्यादा करने पड़ते हैं? हाँ, जो कि एक बड़े प्रोजेक्ट में काफी बोझिल और समय लेने वाला काम हो सकता है। रिफैक्टरिंग से ही जुड़ा हुआ एक और दर्दनाक काम है डीबगिंग। जब प्रोडक्शन में कोई बग आता है तो एक अच्छा डीबगर ही डेवलपर का सबसे अच्छा दोस्त होता है। बिना शक। इंटेलिजे के इनलाइन डीबगिंग फीचर्स तो वाकई गेम चेंजर लगते हैं। मतलब आप कोड के ऊपर कर्सर ले जाएं और वो रन टाइम पर उस वेरिएबल की वैल्यू वही स्क्रीन पर दिखा देता है। स्मार्ट स्टेप इन की मदद से अगर एक ही लाइन में कई मेथड कॉल्स हैं तो डेवलपर चुन सकता है कि उसे ठीक किस मेथड के अंदर जाना है। ये बहुत ही इंट्यूटिव है। इंट्यूटिव जरूर है, लेकिन जब बात एंटरप्राइज लेवल की जटिल डिबगिंग की आती है, जैसे कि किसी रिमोट सर्वर पर चल रहे एप्लीकेशन में मेमोरी लीक ढूंढना हो, तो एक्लिप्स किसी से पीछे नहीं है। वो कैसे? इस स्रोत में बताया गया है कि एक्लिप्स का डिबगिंग परिदृश्य बहुत ही व्यापक है। इसमें कंडीशनल ब्रेक पॉइंट्स और वॉच एक्सप्रेशंस को बहुत गहराई से कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। हो सकता है कि इसका यूजर इंटरफेस उतना आधुनिक या सहज न लगे, लेकिन जब कोई डेवलपर रिमोट JVM से कनेक्ट करके थ्रेड डंप्स का विश्लेषण कर रहा होता है तो एक्लिप्स का डिबगर एक बेहद रॉक सॉलिड टूल साबित होता है। ये एक ऐसा वर्कहॉर्स है जो कभी धोखा नहीं देता। ये एक बहुत ही फेयर पॉइंट है। UI की चमक दमक अपनी जगह है, लेकिन जब सर्वर क्रैश हो रहा हो तो रिलायबिलिटी ही चाहिए होती है। अब इस चर्चा को एक कदम और आगे ले चलते हैं। बिल्कुल। एक IDE सिर्फ अपने कोर फीचर्स के दम पर सरवाइव नहीं कर सकता। बात इकोसिस्टम की भी होती है। प्लगइन्स, बिल्ड टूल्स और CI/CD पाइपलाइंस। इंटेलिजे के पास JetBrains का अपना मार्केटप्लेस है। यहाँ जो प्लगइन्स मिलते हैं वे हाई क्वालिटी और क्यूरेटेड होते हैं। हाँ? दूसरी तरफ एक्लिप्स का प्लगइन इकोसिस्टम पूरी तरह से ओपन सोर्स और कम्युनिटी ड्रिवन है। ये बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ प्लगइन्स की क्वालिटी में बहुत अनिश्चितता देखने को मिलती है। एक प्लगइन शानदार हो सकता है और दूसरे को शायद 4 साल से कोई अपडेट ही न मिला हो। अगर हम इसे व्यापक दृष्टिकोण से जोड़ें तो एंटरप्राइज वातावरण में प्लगइन्स का मतलब सिर्फ थीम बदलना या सिंटैक्स हाइलाइटिंग नहीं होता। बिल्कुल नहीं। इसका मतलब होता है आपके बिल्ड टूल्स और CI/CD पाइपलाइन के साथ इंटीग्रेशन। इस रिपोर्ट में मेवन और ग्रेडल के इंटीग्रेशन को लेकर एक बहुत ही स्पष्ट अंतर दिखाया गया है। इंटेलिजे में इन बिल्ड टूल्स का इंटीग्रेशन पूरी तरह से रियल टाइम और सुपीरियर है। आप pom.xml या build.gradle में एक डिपेंडेंसी ऐड करते हैं और इंटेलिजे तुरंत उसे सिंक कर लेता है। ये पूरी तरह से सीमलेस है। और एक्लिप्स में, मुझे याद है एक्लिप्स में M2E प्लगइन के जरिए मेवन तो काफी अच्छे से काम करता है, लेकिन ग्रेडल के साथ अक्सर कुछ फ्रिक्शन महसूस होता है। बिल्कुल। एक्लिप्स में मेवन सपोर्ट काफी परिपक्व है, लेकिन ग्रेडल के साथ इसका इंटीग्रेशन अभी भी इंटेलिजे जितना स्मूथ नहीं है। और बात सिर्फ बिल्ड टूल्स की नहीं है। और क्या है? जब हम जेनकिंस, टीमसिटी या सोनार लिंट और चेक स्टाइल जैसे कोड क्वालिटी टूल्स की बात करते हैं तो इंटेलिजे इन्हें नेटिव फील देता है। ये टूल सीधे IDE के अंदर कोड लिखते समय ही रियल टाइम फीडबैक देते हैं, जो कि बहुत जरूरी है। हाँ, जबकि एक्लिप्स में इन टूल्स को सेटअप करने के लिए अक्सर कई प्लगइन्स इंस्टॉल करने पड़ते हैं और उन्हें आपस में सही तरीके से बात कराने के लिए मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत पड़ती है। और यही मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन एंटरप्राइज के लिए एक छुपी हुई कॉस्ट बन जाती है। अगर एक टीम के 50 डेवलपर्स हर महीने कुछ घंटे सिर्फ अपने टूल को सही तरीके से काम कराने में लगा रहे हैं
तो वो बिजनेस के लिए सीधा नुकसान है। बिल्कुल सही। तो इस सब का क्या मतलब है? इन सारी आर्किटेक्चरल और इकोसिस्टम की बातों को अगर एक रियल वर्ल्ड केस स्टडी पर लागू किया जाए तो क्या नतीजा निकलता है? रिपोर्ट में एक बहुत ही प्रैक्टिकल केस स्टडी दी गई है। हाँ, एक नया स्प्रिंग बूट माइक्रो सर्विस प्रोजेक्ट सेटअप करना। आज के समय में जावा डेवलपमेंट का मतलब ही लगभग स्प्रिंग बूट हो गया है। मैं सहमत हूं। ये केस स्टडी वास्तव में इस पूरी चर्चा का सार है। जब एक डेवलपर इंटेलिजे, खासकर इसके अल्टीमेट एडिशन में, एक नया स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट शुरू करता है तो डेवलपर एक्सपीरियंस एकदम जादुई लगता है। कैसे? इसका स्प्रिंग इनिशियलाइजर सीधे आईडीई के अंदर मौजूद है। डिपेंडेंसी सेलेक्ट करते ही इंटेलिजे न सिर्फ पूरा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर खड़ा कर देता है, बल्कि एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज फाइल्स के लिए ऑटो कंप्लीट भी तुरंत शुरू कर देता है। वाओ! डेटाबेस कनेक्शंस, बीन कॉन्फ़िगरेशंस, सब कुछ अपने आप वायर हो जाता है। बेसिकली डेवलपर पहले मिनट से ही अपना बिजनेस लॉजिक लिखना शुरू कर सकता है। उसे बॉयलर प्लेट कोड या एनवायरनमेंट सेट करने में सिर नहीं खपाना पड़ता। एग्जैक्टली। लेकिन दूसरी तरफ अगर यही स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट एक्लिप्स में बनाना हो तो कहानी थोड़ी अलग होती है। हाँ, STS यानी स्प्रिंग टूल स्वीट प्लगइन मौजूद है जो बहुत ही पावरफुल सपोर्ट देता है। हाँ, लेकिन रिपोर्ट ये साफ तौर पर मानती है कि एक्लिप्स में शुरुआत में फ्रिक्शन थोड़ा ज्यादा होता है। आपको वर्कस्पेस सेट करना पड़ता है, प्लगइन्स अपडेट करने पड़ते हैं और कई बार डिपेंडेंसीज को मैनुअली रिफ्रेश करना पड़ता है। ये सही है कि शुरुआत में फ्रिक्शन है, लेकिन रिपोर्ट एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट भी उठाती है। वो क्या? एक बार जब इक्लिप्स में वो सेटअप पूरा हो जाता है तो ये एक बेहद स्टेबल वातावरण बन जाता है उन एंटरप्राइज टीमों के लिए जो लेगेसी कोड बेस पर काम कर रही हैं या जिनका अपना एक बहुत ही कस्टम और जटिल बिल्ड प्रोसेस है जिस पर वे पूरा कंट्रोल चाहते हैं। उनके लिए इक्लिप्स का ये मैनुअल नेचर एक फीचर बन जाता है, बग नहीं। ये डेवलपर्स को हुड के नीचे जाकर चीजों को अपने हिसाब से मोल्ड करने की आज़ादी देता है। ये एक बहुत ही संतुलित नजरिया है, कंट्रोल वर्सेस कन्वीनियंस का क्लासिक ट्रेड ऑफ। अब जब हम इस विस्तृत चर्चा के अंतिम पड़ाव पर हैं तो समय आ गया है इस पूरी रिपोर्ट के आधार पर एक फाइनल वर्डिक्ट निकालने का। बिल्कुल। रिपोर्ट ने बड़ी ही निष्पक्षता से अलग-अलग यूजर बेस के लिए अपने सुझाव दिए हैं। चलिए इन्हें एक-एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं छात्रों, शुरुआती डेवलपर्स या इंडी प्रोजेक्ट्स बनाने वालों की। उनके लिए ये रिपोर्ट स्पष्ट रूप से इक्लिप्स को विजेता मानती है। हाँ, और इसका सबसे बड़ा कारण सिर्फ ये नहीं है कि ये मुफ्त है, बल्कि इसका कम सिस्टम रिसोर्स मांगना है। अगर कोई सिर्फ जावा के कोर कॉन्सेप्ट सीख रहा है तो उसे 16 गीगाबाइट रैम वाले महंगे लैपटॉप की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। इसके अलावा स्टार्टअप्स के लिए परिदृश्य बिल्कुल अलग है। स्टार्टअप्स के इकोसिस्टम में स्पीड ही सब कुछ है। टाइम टू मार्केट। बिल्कुल, वहां टाइम टू मार्केट सबसे अहम होता है। ऐसे माहौल के लिए स्रोत सामग्री इंटेलिजे को सबसे उपयुक्त मानती है। इसके स्मार्ट कोड कंप्लीशन, रियल टाइम एरर डिटेक्शन और बिना किसी फ्रिक्शन के आउट ऑफ द बॉक्स फीचर्स डेवलपर्स को रैपिड डेवलपमेंट करने में सक्षम बनाते हैं। वहां डेवलपर्स का समय कॉन्फ़िगरेशन सेट करने में नहीं बल्कि फीचर्स शिप करने में लगना चाहिए। और अंत में बड़े एंटरप्राइज का क्या, जहां टीमें कई भौगोलिक क्षेत्रों में फैली हुई हैं, कोड बेस में लाखों लाइनें हैं और मॉडर्न CI/CD पाइपलाइंस का इस्तेमाल हो रहा है। रिपोर्ट के अनुसार यहां भी पड़रा इंटेलिजे का ही भारी दिखता है। इसकी उच्च प्रोडक्टिविटी, लगातार और प्रेडिक्टेबल अपडेट साइकिल्स और मॉडर्न वर्कफ्लो के साथ इसका सहज इंटीग्रेशन इसे बड़े और जटिल प्रोजेक्ट्स के लिए एक आदर्श टूल बनाता है। इसके विपरीत एक्लिप्स अपने ओपन सोर्स और कम्युनिटी संचालित स्वरूप के कारण कभी-कभी एक स्पष्ट रोड मैप या समय पर मॉडर्न फीचर्स देने में थोड़ा संघर्ष करता हुआ दिखाई देता है। इस पूरे विश्लेषण से जो सबसे बड़ी बात निकल कर आती है वो यही है कि एक टूल सिर्फ फीचर्स का एक समूह नहीं होता। इंटेलिजे एक हाई परफॉर्मेंस इंटेलिजेंट पावर हाउस है जो डेवलपर को एम्पावर करने के लिए सिस्टम रिसोर्सेज का पूरा इस्तेमाल करता है। और वहीं एक्लिप्स एक भरोसेमंद, हाईली कस्टमाइजेबल और लाइटवेट फाउंडेशन है जो उन जगहों पर चमकता है जहां फ्लेक्सिबिलिटी और रिसोर्स मैनेजमेंट प्राथमिकता है। टूल का सही चुनाव हमेशा प्रोजेक्ट के स्कोप, टीम की विशेषज्ञता और इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्भर करेगा। बिल्कुल। इस गहन अध्ययन से यह साफ है कि दोनों आईडीई अपने अपने तरीके से जावा इकोसिस्टम के सच्चे दिग्गज हैं और दोनों ने ही समय के साथ खुद को इवॉल्व किया है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। कैसा सवाल? आज की इस चर्चा में हमने मेमोरी एलोकेशन, बैकग्राउंड इंडेक्सिंग, प्लग इन इकोसिस्टम और स्टार्टअप टाइम जैसी गहरी तकनीकी चीजों पर बात की है। हमने देखा कि कैसे ये आर्किटेक्चरल डिसीजंस एक डेवलपर की जिंदगी आसान या मुश्किल बनाते हैं।
हाँ, लेकिन जरा उस दिशा में सोचिए जहां टेक इंडस्ट्री आज जा रही है। जिस तेजी से एआई संचालित कोडिंग असिस्टेंट विकसित हो रहे हैं, जो सिर्फ कोड सजेस्ट नहीं करते बल्कि पूरा का पूरा लॉजिक लिख सकते हैं, रिफैक्टरिंग कर सकते हैं और अपने आप बग्स फिक्स कर सकते हैं। सही कह रहे हैं। उसे देखते हुए सोचने वाली बात यह है कि अगले 5 या 10 सालों में क्या इन आईडीई का ये पारंपरिक आर्किटेक्चर कोई मायने भी रखेगा, या फिर क्या ऐसा होगा कि ये सभी आईडीई सिर्फ एक अदृश्य बैकग्राउंड इंटरफेस बन जाएंगे और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का सारा भारी भरकम काम सीधे एआई के दिमाग के अंदर होने लगेगा। वाओ, ये एक ऐसा विचार है जो पूरी टेक कम्युनिटी को गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। हो सकता है भविष्य का आईडीई टाइटन कोई सॉफ्टवेयर ही ना हो बल्कि एक एआई मॉडल हो। खैर, तकनीकी ये यात्रा ऐसे ही निरंतर आगे बढ़ती रहेगी और हर दिन नए प्रतिमान स्थापित करती रहेगी। आज के इस विस्तृत अध्ययन में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है इस चर्चा से आधुनिक एंटरप्राइज जावा डेवलपमेंट और उसके पीछे काम करने वाले इन टूल्स के इर्द गिर्द कुछ बेहतरीन और नई अंतर्दृष्टि जरूर मिली होगी। आगे भी इसी तरह कोड, आर्किटेक्चर और इनोवेशन की खोज जारी रहनी चाहिए।